सही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो अगर आप मोबाइल के मदरबोर्ड की रिपेयरिंग करते हैं या फिर कोई और ऐसा मदरबोर्ड जिनके अंदर आईसियाँ लगी होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसी टेस्टिंग ट्रिक बताएंगे कि आप भी कहेंगे वाओ, आज के पहले तो हमें तो आज तक इसके पहले ये बात पता ही नहीं थी। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई आईसी हम लोग चेक करते हैं, चाहे वो बॉल वाली आईसी हो या फिर पिन वाली आईसी हो, चाहे पावर आईसी हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक बोर्ड है और उस पर आईसी है, आप ध्यान से देख रहे हैं। इसके चारों तरफ कंपोनेंट भी लगे हैं, देखिए कैपेसिटर इस साइड भी लगे हैं। इसके चारों तरफ कंपोनेंट ही लगे। अब इन कंपोनेंटों पे सिस्टम क्या है कि हम इनपुट और आउटपुट चेक करते हैं। ओके, तो एक सेकेंड, ये हमारी आईसी है। अब आईसी तो हमारी ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्टिंग वाली बात कर रहे हैं। अगर आपका फ़ोन कोई है और वो ऑन करने पे ऑन भी नहीं हो रहा है और आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, सारे वोल्टेज भी मिल रहे हैं। ओके, ऑन ऑफ पे भी वो आपको जो है वोल्टेज मिल रहा है। अब आप उस कंडीशन में आप टेस्टिंग करते हो कि भाई ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, या आईसी का भी टेस्टिंग करते हो, तो आप मल्टीमीटर से क्या करते हो। आपने एक प्रॉब जो है रेड वाली कहाँ पे लगा दी, आपने ग्राउंड पे लगा दी। सॉरी, आपकी जो रेड प्रॉब है मल्टीमीटर की, वो कहाँ पे लगाएंगे आप, ग्राउंड पे, माइनस पे, आप जीएनडी पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने चेक किया, इस कैपेसिटर को चेक किया, क्योंकि ये इनपुट है और इधर से जो कंपोनेंट है वो आउटपुट है। ये आउटपुट वाले रजिस्टर, कैपेसिटर। ऐसे ही आईसी के अंदर इनपुट और आउटपुट की लाइनें आ जाती हैं। तो ये कंपोनेंट क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट इनपुट के होते हैं, कुछ आउटपुट के हों। भले ही आपका क्या पावर इनपुट हो, इनपुट यानी आईसी के अंदर जाता है और निकलता है आउटपुट, कम ज़्यादा जो भी है। डेटा भी हो सकता है, डेटा इनपुट और आउटपुट, और सिग्नल इनपुट या आउटपुट। तो कई बार सिस्टम क्या होता है कि हम चेक करते हैं मल्टीमीटर को जो है बजर मोड पे सेट करके, रेड प्रॉप ग्राउंड पे। तो हमने इस पॉइंट पे चेक किया, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, रीडिंग मिल गई। हमने इस वाले भी पॉइंट को चेक किया, हमें इसकी क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। और हमने कह दिया कि भाई ये कंपोनेंट जो है ओके है। भाई आपको दोनों तरफ से रीडिंग मिल रही ना। भाई इस जैसे मान लो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले कंपोनेंट की। कोई भी कंपोनेंट हो सकता है इसी के पास, कि आपने एक प्रॉब यहाँ पे लगाई, आपको क्या मिली, वैल्यू, यहाँ पर रीडिंग मिल गई। दूसरी यहाँ पर लगाई, आपको यहाँ पर भी वैल्यू मिल गई। और आपने कह दिया कि भाई ये कंपोनेंट जो है हमारा ओके है। यही तो होता है। या जैसे आपने इसको चेक किया, तो ये इस पे जो है बीप आई और इस पे भी बीप आई। आपने बोला ये तो यार ख़राब है, क्या बीप कर रहा भाई, ये तो ख़राब है यार, इसको बदलना पड़ा, ख़राब हो गया है। या फिर इसको आपने निकाला, पता चले कि और भी कंपोनेंट ख़राब है, यानी आईसी ख़राब है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आईसी भी आपकी ओके होते हैं, कंपोनेंट जो ये बीप करते हैं ये भी ओके होते हैं, बट जो ये वैल्यू देने वाला कंपोनेंट है, बताइए कैसा है। ये आपके बिल्कुल उस मित्र की तरह है जो आपकी लंबी लंबी तारीफ़ें करता है, लेकिन जैसे ही कुछ उसको मिलता है ना, तो आपको वहीं से आपको धोखा दे जाता है। बिल्कुल सेम ऐसा है कि ये बस मीठी मीठी है, तो इधर से भी वैल्यू मिल रही है और इधर से भी इसको वैल्यू मिल रही है, और ये कंपोनेंट ख़राब है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे ख़राब होगा, पर हम चेक कैसे करें, है ना कमाल की बात। चेक करने के लिए हमको क्या करना है, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब सिस्टम क्या है कि आप इस कंपोनेंट को बाहर निकालेंगे। इस कंपोनेंट को आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जब आप बाहर निकालोगे, तो बाहर निकालने के बाद आप देखोगे कि जब ये कंपोनेंट निकल गया, तो वही यहाँ पर एक पॉइंट बना है और इधर भी एक पॉइंट बना है जहाँ पे कंपोनेंट लगा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू पहले आ रही थी वो वैल्यू अब भी आ रही है, और वो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, अभी भी आ रही है। अब क्या हुआ, कंपोनेंट तो निकाल दिया। अभी हम जस्ट आपको प्रैक्टिकल भी इसका दिखाएंगे कि वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है। कंपोनेंट तो है ही नहीं, कंपोनेंट तो लगा ही नहीं है। आप कहोगे सर जी अब क्या है, एग्जैक्ट में जब ये कंपोनेंट किस में लगता है, सीरीज़ पे लगता है। समझ में आए, सीरीज़ पे। अब सीरीज़ के लिए समझाना पड़ेगा आपको। सीरीज़ का मतलब होता है प्लस सप्लाई। प्लस सप्लाई पे मान लीजिए आपका हो सकता है रजिस्टर लगा हो, या हो सकता है आपका कैपेसिटर लगा हो, या हो सकता है आपका डायोड लगा हो। कोई भी कंपोनेंट जो है सीरीज पे लगा होगा। अब सीरीज का मतलब यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है, तो ये किसी न किसी दूसरे कंपोनेंट से तो जुड़ा ही है। मान लिया एक कैपेसिटर है,
उससे जुड़ा था ये, तो इसी की रीडिंग यहाँ पर ये शो करता है। अगर ये हटा भी दिया और इस साइड अगर मान लीजिए एक डायोड अगर जोड़ा है कहीं पर, तो उसकी रीडिंग ये शो करेगा ये वाला यहाँ पर। तो आपने कंपोनेंट तो हटा दिया ये, लेकिन पॉइंट बच गया ये, तो पॉइंट बच गया ये जहाँ पे कंपोनेंट लगा था आपने हटा दिया। और हटाने के बाद क्या हुआ, जब आपने वैल्यू चेक की तो इस पर भी वही वैल्यू आ रही है और इधर जो आनी चाहिए तो वो आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटर आपने लगाया है, इधर ये डायोड लगा है, इसकी रीडिंग यहाँ पर आ रही है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है लाइन की, और ये इस डायोड की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इसलिए उस दोनों जगह पे ये सीरीज में जो कंपोनेंट लगा था वो वैल्यू था। अब सीरीज में अगर कोई मान लो कंपोनेंट लगा है और अगर ये ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, ख़राब हो गया, ब्रेक हो गया, और आप क्या कह रहे हो कि भाई मेरे ये सही है, क्योंकि आपको वैल्यू मिल रही ना दोनों जगह पे, इस साइड भी वैल्यू मिल रही, इस साइड भी वैल्यू मिल रही। यही फ़र्क है जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं, हम सिर्फ वैल्यू देखते हैं और वैल्यू देने वाले सारे कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि वो सही होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी आपको खुद दिखाते हैं। कंपोनेंट हम हटाएंगे ये वाला और फिर देखेंगे, और कई बार कंपोनेंट ख़राब हो जाता है और इसके हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए अगर हम एक कंपोनेंट चेक करेंगे तो हम ओम रेंज पे चेक करेंगे। किस पे? सॉरी, ओम रेंज पे। ओम रेंज पे हमें क्या होता है, कंपोनेंट की क्या पता चल जाती है, कैपेसिटी या क्षमता। भाई कोई कंपोनेंट है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या कुछ ना कुछ क्षमता जरूर होती है जो कि हमें ओम रेंज पे पता चलती है। अब आप एक काम करिएगा, जब भी इस तरीके के बोर्ड आपके पास आए मोबाइल कि सब कुछ सही ऑन नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि जो सीरीज़ में जो है किसी ऐसी के पास कितने सारे कंपोनेंट लगे हैं। तो सीरीज में जो कंपोनेंट जो लगे हैं उनको आप मल्टीमीटर के ओम रेंज से चेक कर लीजिए। ओके, अगर वो कंपोनेंट सही हैं तो आपको यहाँ पे रीडिंग मिलेगी, अगर वो कंपोनेंट सही नहीं है तो रीडिंग नहीं मिलेगी। और आप मोस्टली करते हो क्या हो गया, आप बजर मोड पे सेट करते हो, टी 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 बोला, वैल्यू मिली, सही है। अरे उससे आप खाली शॉर्ट कंपोनेंट जो है ही आप निकाल पाते हो। और इस तरीके से अगर आप चाहोगे होम रेंज पे तो आप लीकेज मतलब ओपन कंपोनेंट को भी पहचान जाओगे जो सीरीज़ में लगे होते हैं, जो वैल्यू दे रहे होते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं परफेक्ट तरीके से मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो मेरे इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल करके एग्जैक्ट में ऐसा है कि नहीं है। तो देखिए मेरे पास जो है बोर्ड है यहाँ पर और आईसी आपके सामने है। ओके, अब ये हम मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करते हैं, बजर मोड पे सेट करते हैं। पहले हम सीरीज़ कंपोनेंट देख लेते हैं कि ग्राउंड से कोई भी सरा बीप ना करे, तो वो सीरीज़ में लगा होता है कंपोनेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीमीटर हम इस साइड कर देते हैं आप लोगों के कैमरे के साइड में। ओके, और यहाँ पे हम चेक करते हैं आईसी के पास वैल्यू आ गई, इस पर दूसरे पे चेक किया, इस सिरे पे भी वैल्यू है, पहले पे चेक किया रेड प्रॉप ग्राउंड पर लगी हुई है और इस पर भी जो है वैल्यू आ रही है, और दूसरे पर भी हम लगा रहे हैं कि चेक कर, इस पर भी वैल्यू आ रही है। एक रजिस्टर लगा, इस पर भी वैल्यू आ रही है और इस पर भी लगी है, क्या है, रीडिंग आ रही है। अब इससे ये कंफर्म होगा कि सीरीज़ में लगा है। अब बात आती है वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू आप ध्यान से देखिए कितनी आ रही है, 273 आ रही है, और इस साइड कितनी आ रही है, 500 के आसपास। अब हम इस कंपोनेंट को तोड़ते हैं, आप मशीन से निकाल सकते हैं बट वीडियो लंबा हो जाएगा। हम इस कंपोनेंट को तोड़ते हैं, तोड़ दिया, देखिए वैल्यू वही आ रही है, और इस साइड भी वैल्यू वही आ रही है। तो यानी कि इस कंपोनेंट अगर ये ख़राब होता सीरीज़ वाला तो हम क्या वैल्यू से पता कर लेते हैं, क्योंकि रीडिंग इस कंपोनेंट के ना होने पर भी ये अलग है, इस कंपोनेंट के ना होने पर भी वैल्यू आपको वही मिल रही है। तो ये आईसी के पास है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हम आपको सिखाते हैं इस तरीके से, क्योंकि चीज़ें हैं, क्योंकि टेस्टिंग तो यार जब तक अच्छे से नहीं होगी ना तब तक आप बोर्ड रिपेयर कैसे करेंगे मेरे भाई। तो यही सब चीज़ें हम जो है आपको सिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हम आपको जो सिखाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप परफेक्ट तरीके से सीखें। ओके, तो देखा आपने किस तरीके से वैल्यू वहाँ पर आ रही थी, कंपोनेंट हमने निकाला भी, फिर भी वैल्यू आ रही है। अब अगर हमें इस कंपोनेंट को अगर हमें चेक करना है तो हम इसको ओम रेंज पे चेक करके इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे, क्षमता, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी ज़रूर मिलेगी और ये कैपेसिटर हमारा सही है। कैपेसिटर हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आप लोग जैसे एंड्रॉयड का मदरबोर्ड जब हम लोग रिपेयर करते हैं ये वाले, ओके, या कीपैड करते हैं या आईफोन करते हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट लगा रहता है रजिस्टर। ओके, कुछ लोग उसको रजिस्टेंस भी कहते हैं, कुछ लोग रजिस्टर भी कहते हैं। तो समस्या इस बात की है कि इसकी जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है।
अब प्रॉपर ना होने पाने की वजह से हम लोग इसके फॉल्ट को समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये सही है या ख़राब है। तो आज की वीडियो में हम आपको अगर इससे रिलेटेड परफेक्ट टेस्टिंग, क्योंकि इसकी टेस्टिंग कई भागों में होती है, कई तरह से टेस्टिंग की जाती है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। अगर आपको इसकी टेस्टिंग परफेक्ट तरीके से आती है तो कोई वीडियो आप जा सकते हैं छोड़ के, और अगर आप चाहते हैं कुछ नया सीखें, क्योंकि मैं कई टाइप की इसमें टेस्टिंग बताने वाला हूँ। ओके, तो ये दो तरीके आपको देखने को मिलेंगे, एक इस तरह का रहेगा ब्लैक कलर का, और ये पॉइंट इसके उभरे हुए होंगे। कई बार तो इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि कॉइल लगी है कि रजिस्टर लगा है। इस पर खैर कोडिंग होती है, तो कोडिंग के जरिए हमने इसको जान जाते हैं ये रजिस्टर लगा हुआ है। जो इसकी जो क्षमता होती है, जो वैल्यू होती है, उसको हम लोग रजिस्टेंस कहते हैं, ना कि इसको रजिस्टेंस कहते हैं। बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है। अब बात आती है कि ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बोर्ड जिसमें लगी ना हो, हर एक बोर्ड में इनकी संख्याएँ काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये हर सेक्शन में लगे होते हैं। चार्जिंग, नेटवर्क, डाटा, सिग्नल, हर सेक्शन में लगे होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें टेस्टिंग की, तो इसमें क्या है कि मल्टीमीटर से अगर आप चेक करोगे तो बजर मोड पे इसकी टेस्टिंग नहीं होती है। आप ओम रेंज पे सेट करेंगे, पहले 200 पे सेट करेंगे, 1 से लेके 200, फिर 2000 पे, फिर 20 के पे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे टेस्टिंग क्या है इसकी, ये सिंगल कंपोनेंट की टेस्टिंग है, इस पर ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। मल्टीमीटर को हमने कहाँ सेट कर दिया, ओम रेंज पे। रेड प्रॉप को ले आए, एक सिरे पे हमने यहाँ पर लगा दिया और एक सिरे पे ये लगा दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलनी चाहिए, वैल्यू आएगी, तो ये सही है। अगर यहाँ पर जो है वैल्यू आती है तो ये सही है। ओके, सिंगल कंपोनेंट की ओम रेंज पे हम लोग सेट करेंगे। अब समस्या क्या आती है, जो ये वाला मल्टीमीटर है तो इसमें हमें कई बार सेट करना पड़ता है, समझ रहे हो। पहले हमने 200 पे सेट किया, क्योंकि 1 ओम से लेके 200 ओम तक हम यहाँ चेक कर सकते हैं। 201 के अगर ऊपर हो गया तो हम 2000 पे सेट करेंगे, और उससे ऊपर हो गया तो हम 20 किलो पे सेट करेंगे। तो ये समस्या आती है, हमको बार बार सेट करना पड़ता है मल्टीमीटर को एक कंपाउंड को चेक करने के लिए। बट अगर आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो आपको एक ही रेंज मिल जाती है ओम की, बस आप उस पर सेट कर लीजिए, आपको बार बार मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, वैल्यू आए तो ये जो कंपोनेंट है ये ओके होता है, किसी भी सेक्शन में लगाऊँ। ये तो इसकी टेस्टिंग होगी सिंगल कंपोनेंट की। फिर चाहे वो मोबाइल में लगाओ या और किसी सर्किट में लगाओ, ये इसकी टेस्टिंग परफेक्ट वाली यही है, ओम रेंज पे ही इसको चेक किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं सर हम इसको बजर मोड पे चेक करते हैं। चेक करने के लिए तो आप कुछ कहीं से भी चेक करो, वो तो बात की बात है, लेकिन जो परफेक्ट टेस्टिंग है वो यहीं से है। अब बात आती है कि हम जो बजर मोड पे जो चेक करते हैं, तो बजर मोड पे हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को फिर बजर मोड पे सेट करते हैं। बजर मोड पे सेट कर दिया, रेड प्रॉप को हमने क्या लगा दिया, ग्राउंड पे, GND पे, और ब्लैक प्रॉप लगाते हैं रजिस्टर के एक सिरे पे, फिर दूसरे सिरे पे। तो ये जो लगे होते हैं रजिस्टर, ये सीरीज़ और पैरेलल क्रम दो तरीके से मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। सीरीज़ का मतलब प्लस सप्लाई, यानी प्लस है और उसी पे आपका लगा है रजिस्टर, फिर रजिस्टर, फिर रजिस्टर, ये R1, R2, R3। और पैरेलल का मतलब होता है कि एक प्लस सप्लाई, एक माइनस सप्लाई, और इसमें इसके बीच में लगे हैं समझाने की वजह से। एक ये लगा, एक इस तरीके से, R2, R3 इस तरीके से लगे होते हैं। तो जब आप इसको जब बजर मोड पे चेक करते हो तो यहाँ पे क्या है कि इस सिरे पे आपको वैल्यू मिले या वैल्यू ना मिले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। रीडिंग मिले या ना मिले, ये किस में लगी है, अगर कोई भी सिरा बीप ना करे, सीधी सी बात, कोई भी सिरा बीप ना करें तो किस में लगा है, सीरीज में है। क्या है ये, सीरीज पे लगा हुआ है। और एक सिरा बीप करें और एक पर वैल्यू आए, एक सिरा ग्राउंड से बीप कर रहा है रजिस्टर का, और एक पर क्या आ रही है, वैल्यू या नो वैल्यू। हमें वैल्यू से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ये किस में लगा है, पैरेलल में। क्योंकि भाई हमको यहाँ पे सिर्फ ये चेक करना है कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में, वैल्यू से हमें कोई लेना नहीं। अगर हमें को सही गलत चेक करना है तो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही है तब तो सही है, और नहीं आ रही है तो फाल्टी है, मतलब बेकार है। वैल्यू ना है तो खराब है, सीधी सी बात है। तो ये हो गई सीरीज और पैरेलल की टेस्टिंग। ओके, अब एक पॉइंट और यहाँ पे बढ़ जाता है। अब उसका सिस्टम क्या, भी हम प्रैक्टिकल करके भी इस चीज़ को आपको दिखाएंगे कि अगर 100 ओम से
कम वैल्यू का या वैल्यू का रजिस्टर है, क्या रजिस्टर, तो ये कॉइल की तरह, जैसे कॉइल होती है, कॉइल की तरह आपस में क्या करता है, बीप करता है, जैसे कॉइल की टेस्टिंग होती है। तो लेकिन ग्राउंड से नहीं, लेकिन GND से नहीं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाते हैं, सब जितने भी टेस्टिंग है। तो 100 ओम का जो है वो आपस में बजर मोड पे क्या करेगा, बीप करेगा कॉइल की तरह। ओके, तो आइए फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं सारे कंपोनेंट की टेस्टिंग वगैरह। ओके, देखिए हम यहाँ पे पहले इसको ओम रेंज पे सेट करते हैं मल्टीमीटर को, क्योंकि हमें सिंगल कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी है। रजिस्टर तो हमने चेक किया, यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आई मल्टीमीटर पे कोई। हम अब इसको 2000 पे जो है सेट करेंगे ओम पे, अभी भी कोई रीडिंग नहीं आई। लेकिन हम अब इसको 20K पे सेट करेंगे, कभी वैल्यू नहीं आई। अब इसके बाद हम और आगे पॉइंट को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमको मिल गई 118 किलो ओम का ये जो है रजिस्टर लगा हुआ है। तो यानी कि अब जैसे ये है, तो ये तो एक टेस्टिंग होगी सिंगल कंपोनेंट की कि ये इसकी वैल्यू आ रही है। ओके, अब हम अगर चाहते हैं कि इसको ये पता करें कि ये सीरीज़ में लगा या पैरेलल में लगा, तो हम इसको बजर मोड पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को। रेड प्रॉप क्या कहाँ पे लगाएंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे, फिर चेक करेंगे इसको, वैल्यू आई, और इधर से भी बीप कर रहा है ये, तो यानी एक सिरा बीप कर रहा है और एक पे वैल्यू आ रही है। तो ये किस में लगा है, पैरेलल में लगा हुआ है। अगर ये भी सिरा अगर इसका बीप होता तो हो सकता है ये कंपोनेंट शॉर्ट था, ये भी, या फिर ये सेक्शन शॉर्ट था। ओके, या अगर हम जैसे ओम पे चेक कर रहे हैं, अगर वैल्यू यहाँ पर भी नहीं आती तो भी ये कंपोनेंट ख़राब था। इसके बाद हम और भी एक कंपोनेंट देखते हैं, कोई 100 ओम से कम रजिस्टर हमने ओम पे जो सेट कर लिया, 100 ओम से कम हम चेक कर रहे हैं। अब एक्चुअली हमें पता नहीं कोई भी रजिस्टर की कितनी वैल्यू है, एक बार चेक करते हैं। इसकी भी ज़्यादा देखिए, जैसे अपने वैल्यू आई चली गई, फिर हमने फिर चेक करेंगे तो ये 506 ओम का है रजिस्टर, क्योंकि 200 पे 1 से 200 पे चेक नहीं हो सकता, इसलिए 2000 पे चेक हुआ। तो हमको क्या चाहिए, हमको 100 ओम का एक रजिस्टर चाहिए, तो हम उसको ढूंढते हैं पहले। तो ये क्या मिला, 1.76 ओम का रजिस्टर है। ओके, मिल गया हमको। अब हम इसको बजर मोड पे सेट करेंगे। मैंने बताया कि 100 ओम से कम रजिस्टर आपस में बीप करता है, तो दोनों पेड़ों पे हम टच कर रहे हैं, इसके बीप कर रहा है। लेकिन हमने कहा था ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड से भी चेक कर लेते हैं। ग्राउंड से ये बीप नहीं कर रहा है कोई भी सिरा। तो बात समझ में, ये मतलब किसकी, एक सेकंड, दूसरे में टच हो रहा है, नहीं हो रहा। ये लगा है किसमें, सीरीज़ में लगा हुआ है, और आपस में क्या करेगा, ये बीप करेगा, क्योंकि 100 ओम से कम लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है टेस्टिंग आप कर सकते हैं कोई भी सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे लगे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे कंपोनेंट हर सेक्शन में, सबसे छोटे हैं ये रजिस्टर ही हैं, सबसे हर सेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये टेस्टिंग होती है, ना कि हमने ऐसे चेक किया टी 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 बस हो गया, ये नहीं है। तो अब बात आती है कि हम मान लीजिए कोई रजिस्टर ख़राब है, तो हम वहाँ पे किस वैल्यू का रजिस्टर लगाएं। तो ख़राब होने की कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं कि जब ये रजिस्टर लगे होते, कम से कम अगर 2 या 3 पास में लगे हैं, तो बगल वाले की जो हम लोग वैल्यू चेक करके लगा सकते हैं। जस्ट बगल में जो लगा है उसी वैल्यू का लगा सकते हैं। दूसरी बात, सर्किट में देख सकते हैं, सर्किट में इसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है। तीसरी बात, सेम PCB से भी हम लोग जो है चेक करके, PCB अगर हमारे पास है तो हम चेक कर लिए कितने ओम का है और कितने ओम का है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मदरबोर्ड से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर रजिस्टर ख़राब है तो हम वहाँ पे कैसे लगा सकते हैं और कितनी वैल्यू का भी लगा सकते हैं। तो अगर हम बड़े रजिस्टरों की बात करें, जो बड़ी सर्किटों में लगे होते हैं, उनमें क्या होता है, एक गोल्ड होता है, लास्ट में पॉइंट गोल्ड होता है। तो गोल्ड में उसकी जो टॉलरेंस होती है, मतलब टॉलरेंस को कह सकते हो क्षमता, टॉलरेंस यानी क्षमता कह सकते हैं, कैपेसिटी। तो इसकी होती है ±5%। सिल्वर की जो होती है ±10%। और नो कलर की होती है ±20%।
मतलब कि ये टॉलरेंस का सिस्टम ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए खाना खाते हैं, आप 4 रोटी खाए, आप ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर ज़बरदस्ती की गई, आपसे रिश्तेदारी में गए कि जीजा जी एक और खा लीजिए, ससुराल में गए एक और खा लीजिए रोटी, तो आप खा लेते हैं, 4 से 5 होंगी कोई दिक्कत नहीं, या अगर कम भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा तो नहीं 4 की 8 हो जाए या बिल्कुल ना मिले, तो वो है इसकी कैपेसिटी, यानी कि 4 से 5 हो सकता, अब 5 से 4 भी हो सकता, तब भी आपका काम हो जाएगा। इसको कहते हैं कैपेसिटी यानी क्षमता। जैसे कोई व्यक्ति वजन उठाता है, यानी उसकी लिमिट है 50 किलो की, तो अगर आप 1 किलो और उसके ऊपर लाद देंगे तो भी वो उसको आसानी से उठा लेगा, और 1 किलो अगर कम भी कर देंगे तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इसके अंदर भी है कि अब देखिए यहाँ तो था कि रजिस्टर हमको बड़े बड़े दिखते हैं बड़ी सर्किटों में, कुछ इस तरीके से। हमारे यहाँ पर दूसरी सर्किट है, हम उसको दिखाते हैं, यहाँ पर लगे हैं बहुत सारे बड़े सर्किटों में लाइनिंग कलर कोड से इसकी सिस्टम होता है। अब सिस्टम क्या है कि ये तो चिप है, इसमें तो बड़ी टेंशन वाली बात है, लेकिन हम यहाँ पे 5% तो ले ही सकते हैं ना, 5%। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई अगर 500 ओम का रजिस्टर है और वो ख़राब हो चुका है, 500 ओम का रजिस्टर जो है ख़राब हो चुका है, अब इसकी जगह हम लगा सकते हैं कितने का, 450 का भी लगा सकते हैं, 450 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर का अगर हमको बढ़ाना है तो 550 ओम का भी रजिस्टर लगा सकते हैं, प्लस माइनस 5% के हिसाब से। इस तरीके से आप रजिस्टर लगा सकते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। और अगर वीडियो अच्छा अगर लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो इंस्टीट्यूट में कॉल करिए, यहाँ के आके आप सीख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू। यार एक बात का बड़ा हमें ताज्जुब लगता है कि यार बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो मेरे पास आते हैं जो 8-8 साल से काम कर रहे हैं, यार उनको यार माइक की टेस्टिंग नहीं पता है, स्पीकर की टेस्टिंग नहीं पता है, रिसीवर की टेस्टिंग नहीं पता है, वाइब्रेटर की टेस्टिंग नहीं पता है, बस कहते हैं वो बीप करता है बजर मोड पे और सही है। क्या यार, उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कि बड़ा मुझे यहाँ पर जैसे मेरा बैच शुरू होता है उसमें कुछ ही लोग हैं जो है इसकी टेस्टिंग सही से जानते हैं, बाकी लोग सब बजर मोड पे चेक करते हैं। रियलिटी ऐसे ही होता है। तो चलिए आज के बाद आप लोगों की कन्फ्यूजन और चीज़ें सब खत्म, परफेक्ट टेस्टिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। अगर हम बात करें माइक की, तो माइक हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में 2 तरीके के लगे होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल लगा होता है और एक लगा होता है तुम्हारा डिजिटल माइक। एक डिजिटल है और चाइना माइक भी कहते हैं, यूनिवर्सल भी माइक कहते हैं। तो माइक की टेस्टिंग हमेशा जो होती है वो आप कुछ लोग कहते हैं बजर मोड पे करते हैं, ठीक है वो तुक्का लग गया, लेकिन अगर यूनिवर्सल अगर आपके पास माइक आता है तो आप इसको मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पर सेट करके चेक करते हैं। कितने? 20 किलो ओम पे सेट करेंगे और जो रीडिंग है इसकी कितनी आएगी, 0.90 से 1.50। ये इसकी परफेक्ट रीडिंग है। चाहे आप प्रॉप को ऐसा लगाओ चाहे प्रॉप को पलट के लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे, टेस्टिंग करा के दिखाएंगे, क्योंकि यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती हैं। अब बात करते हैं डिजिटल माइक की। तो डिजिटल माइक को जब आप चेक करेंगे, अब इसको आप बजर मोड पे चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए आपको एक प्रॉप इसके ग्राउंड पर आपको लगानी पड़ेगी जो माइनस सिरा है, और अगर इस पे लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, इस पे लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। बताइए, इस तरीके से आपको जो है चेक कर लेना है, वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पे 1 मिल रहा है तो ये मतलब कि माइक जो है ओपन कर रहा है। अगर ये वाले पॉइंट भी अगर बीप कर रहे हैं तो माइक जो है शॉर्ट होता है। बताइए, एक वैल्यू आ रही तो ओपन होता है। इस तरीके से डिजिटल माइक को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आते तुम्हारे जो है रिसीवर, जिससे आप आवाज़ सुनते हो, तो रिसीवर में की क्या टेस्टिंग होती है, REC। तो रिसीवर की टेस्टिंग क्या है, तो रिसीवर की टेस्टिंग है मल्टीमीटर को हम कहाँ सेट करेंगे, बजर मोड पे। अब कुछ लोग कहते हैं सर जी खाली बीप होता है, बीप बजने दो बस सही है। अरे भाई मेरे भी आपको दिखाएंगे, बीप तो तब भी बजेगा जब उसका सब कुछ निकाल दोगे। तो बजर मोड पे चेक करेंगे तो इसकी टेस्टिंग होगी जाके 28 से 32 इसकी वैल्यू आएगी, प्लस बीप की आवाज़ करेगा मल्टीमीटर यार। तो ये परफेक्ट टेस्टिंग इसकी। इससे ज़्यादा आप जैसे मैक चेक करोगे कि थोड़ी बहुत वैल्यू कम आ रही है, सही नहीं है, आप उसको लगाए हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको नहीं ठीक तो हो, चल फिर रहे हो, लेकिन जुकाम तो है ही है,
ऐसे इसके अंदर है कुछ ना कुछ इसके अंदर माइनर सी जो है प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और है तो चलते रहते हैं। अब नए माइक भी लोग ले आते हैं तो उसके अंदर भी वैल्यू 80 या उससे कम की वैल्यू मिलते हैं, लेकिन माइक आप वही लगा देते हो। तो चेक करके लगाओ ना परफेक्ट तरीके से। अब बात है स्पीकर की टेस्टिंग के लिए, तो अगर हमें स्पीकर को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, रिंगर, और जिसमें रिंगर और स्पीकर दोनों लगे होते हैं एक ही, उसकी भी टेस्टिंग यही है एसपी के। इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है, 8 से 12 वैल्यू प्लस बीप की आवाज़ करेगा मल्टीमीटर, तो ये सही है। ओके, तो ये होगी टेस्टिंग जाके। अब बात ही वाइब्रेटर की। कुछ लोग कहते हैं भैया वाइब्रेटर को हम लोग किससे चेक कर लेते हैं, मोटर से। भैया अरे उससे मल्टीमीटर से नहीं चेक होती है टेस्टिंग इसकी, क्योंकि मोटर है भाई 3.7 वोल्ट की। आप बैटरी यूज़ करो आप, या फिर आप डीसी मशीन यूज़ करो 3.7 पर सेट करके, कंपन करे तो सही है यार। बिल्कुल सिंपल चीज़ें यार, ये भी आपको नहीं आती हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब आपको दिखाते कहते हैं ना स्पीकर बीप कर रहा है तो सही है, ऐसे कैसे बीप कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये है तुम्हारा स्पीकर। देखिए कितनी लेयर इसके अंदर है स्पीकर के अंदर, आपने देखा ऊपर कवर लगा है जिसमें धूल मिट्टी जम जाती है, इसके स्पाइडर है, फिर ये है लेयर, फिर कॉइल लगी है, फिर मैग्नेट है, प्लेट है, प्लास्टिक केस है, इतनी लेयर होती हैं। ये जो स्पाइडर देख रहे हैं ना, स्पाइडर, अगर इस स्पाइडर में अगर आप होल कर दोगे, होल अगर छेद हो जाएगा तो क्या फटी फटी आवाज़ आएगी भाई मेरे, फटी फटी बजेगा स्पीकर। इसको भी तुमने हटा दिया, ये भी तो मैंने केसिंग में डाल दिया, मैग्नेट भी आपने हटा दिया, ये क्योंकि कॉइल लगी है मेरे भाई, इसलिए ये बीप करता है कॉइल की वजह से। बात समझ में आई? ये कॉइल की वजह से जो है बीप करता है। तो अब कभी जब अगर आप चेक करिए तो बीप से मतलब नहीं है, उसके साथ में उसकी रीडिंग भी आनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या है माइक टेस्ट करते हैं, 20 किलो ओम पे सेट कर लेते हैं। मैंने इनकी प्रॉप छील ली है, तार मतलब माइक के, एक प्रॉप ये लगाई, एक ये लगाया। यहाँ पे रीडिंग आ रही 1.99, यानी कि 0.90 के बीच में है ना, तो ये माइक सही है। इसके बाद ये भी नया माइक है, इसको भी अभी हम चेक करते हैं। ये 76 आ रहा है, यानी कि नया माइक, इसकी वैल्यू कम आ रही है, 90 से 150 के बीच में होना चाहिए। आपको कोई सर जी प्रॉप को पलट के लगाइए, हम प्रॉप को पलट के लगाते हैं, वही आ रही है। ओके, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो ये माइक बेकार है, यानी कि काम नहीं करेगा उस जिस तरीके से। चल माइक को चेक करने अभी वाला मीटर यूज़ करते हैं, बजर मोड पे सेट है। ये जो रेड प्रॉप हमने यहाँ पे लगा रखी है बीच वाले ग्राउंड पे, और यहाँ पे हमने लगाया, देखो इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब दूसरे वाले पॉइंट पर भी वैल्यू आ गई, मतलब दोनों पॉइंटों पर जो है वैल्यू आ रही है। तो जब दोनों पॉइंटों पे मतलब वैल्यू आएगी तो ये भी माइक सही है। अब हमारा मल्टीमीटर बजर मोड पे है, हम लोग रिसीवर चेक करेंगे। पहले हम प्रॉप चेक कर लेंगे बीप करके, क्लियर है कि नहीं है। मल्टीमीटर में 0 आना चाहिए, सही है मल्टीमीटर। रिसीवर लेंगे, तो रिसीवर को लिया हमने, ऐसा रिसीवर जो सही से जल्दी से चेक हो जाए। क्या बताई थी मैंने इसकी टेस्टिंग, 28 से 32 प्लस बीप की आवाज़, 32 रीडिंग आ रही, 31 प्लस बीप की आवाज़ कर रहा है मल्टीमीटर, ये सही है। अब हम बात करते हैं रिंगर के, उसको भी बजर मोड पे चेक करना है। तो इसकी बताई थी 8 से 12 प्लस बीप की आवाज़, तो कितनी रीडिंग आ रही है, 7 रीडिंग आ रही है, यानी 1 पॉइंट कम है, यानी 8 आनी चाहिए, 8 से 12 के बीच में। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 रीडिंग आ रही है, ये परफेक्ट आपका रिंगर है। ओके, अब बात आती है वाइब्रेटर। तो वाइब्रेटर जो है चेक नहीं होता है, तो हम चेक करेंगे इसको बैटरी से, बट ये आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये कंपन करेगा यहाँ पे, और आवाज़ शायद आप सुन सको, ये भूं भूं कर रहा है, कंपन कर रहा है। तो बैटरी से आप इसको इस तरीके से लगा के चेक कर सकते हो। ओके, इस वाले को देखते हैं, ये शायद डैमेज है, नहीं चला, 1 सेकंड। आप ध्यान से देखिए, ये घूम रहा है, कंपन कर रहा है। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स थे और आप लोग इनको चेक करने में गलतियां कर रहे थे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तो यार इस वीडियो को अगर आप आईसी रिलेटेड काम करते हैं, चाहे आप रेडियो वाली ये RF आईसी कभी काम करें, टेस्टिंग वगैरह, CPU, फ्लैश आईसी, PFO, पावर आईसी, WTR आईसी, किसी भी सेक्शन की eMMC आईसी, CPU आईसी, पावर आईसी, कोई भी आईसी पे अगर आप काम करते हैं तो
करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हम सिर्फ इसको निकाल लें और लगा दें, हमें इसकी टेस्टिंग भी परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए कि ऐसी एग्जैक्ट में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कर नहीं रही तो क्यों नहीं कर रही है, और ख़राब है तो किस तरीके से, किस कंडीशन से हम इसको चेक कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। निकालना लगाना तो बात की बात आती है, पहले तो आती है टेस्टिंग की, कि अगर हम टेस्टिंग ही नहीं सही कर पाएंगे, आईसी की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो हम क्या निकालेंगे। और आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी बिंदास ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया सर, ये मुझे पहले पता होता तो हम और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी होगी इस चीज़ की जो लोग डीपली काम करते हैं, बट अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं इस वीडियो में तो कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जब आईसी को पहले चेक करते हैं, तब चेक करने का नॉर्मली तरीका है कि आप रेड प्रॉप जो है कहाँ पे लगा दोगे, जीएनडी पे, और ब्लैक प्रॉप से कंपोनेंट इसके आसपास जो टी करते हैं वो टी कर रहे हैं, तो वो जो शॉर्ट हैं तो आप जान गए कि आईसी भैया शॉर्ट है। एक से अधिक कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो रहे हैं आईसी के पास में, मान लीजिए कॉइल बीप कर रही है, कैपेसिटर बीप कर रहा है, डायोड बीप कर रहा है, रजिस्टर बीप कर रहे हैं, तो ये आप क्या कहेंगे, भाई शॉर्ट है, इस आईसी को बदल दो। ओके, क्योंकि एक कंपोनेंट आप बाहर निकाल के चेक करोगे, बाहर निकाल के आपने जब चेक किया सही बता रहा है, आपने इस पे जो है पावर दिया और आईसी हीट करने लगी, तो शॉर्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट वाली आईसी तो ज़्यादातर लोग जान जाते हैं। लेकिन बात कभी ऐसी आती है ना, वो ये कि आईसी के अंदर जो कंपोनेंट शॉर्ट है उसकी वजह से जो इसके इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं वो पूरे के पूरे कंपोनेंट शॉर्ट दिखाई देने लगते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपोनेंट आईसी के अंदर ओपन हो गया तो आईसी क्या है, हीट भी नहीं करेगी, और आईसी आप नॉर्मली जब मल्टीमीटर से चेक करोगे तो उसको चेक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं पहले आईसी की कार्यविधि समझते हैं कि एक आईसी जो है वो चाहे लैपटॉप के मदरबोर्ड पे हो, चाहे मोबाइल के हो, या कहीं पर भी हो, या कोई भी आईसी हो, जो वर्क कैसे करती है उसको पहले समझेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे एक बिंदास ट्रिक जिससे आप आसान तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक आईसी बना के रखी है, तो पहले तुम इसकी वर्क समझते हैं कि भाई एग्जैक्ट में जो आईसी है ये वर्किंग कैसे करती है और हम लोग कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। क्योंकि हम शॉर्ट आईसी जो है, शॉर्ट आईसी तो आसान तरीके से जो है ढूंढ लेते हैं। इसके बाद क्या है कि सबसे पहले बात तो ये है कि आईसी में के अंदर होता क्या है, इनपुट पावर, यानी कि पावर इसके अंदर से मतलब 5 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी सप्लाई है, कोई भी आईसी हो तो उस पर पावर जाएगा, आउटपुट में पावर। ओके, या फिर उस पर आईसी पे डेटा जाएगा तो डेटा आउटपुट होगा, या फिर सिग्नल्स इनपुट होंगे तो सिग्नल्स आउटपुट होंगे। ये आईसी एक ऐसी तीनों चीज़ों को इनपुट आउटपुट कर सकती है, कोई ऐसी पावर और डेटा तो दोनों को इनपुट या आउटपुट कर सकती है अलग अलग सेक्शन में, जिस सेक्शन में जो ये आईसी लगी होती है। अब सिस्टम क्या है कि अगर ये शॉर्ट है तो आसपास के जो कंपोनेंट लगे हैं तो ये बीप करेंगे, तो हम इनसे शॉर्टिंग पता कर लेते हैं, भाई एक से अधिक कंपोनेंट अगर बीप कर रहे हैं तो ऐसी शॉर्ट है। या फिर आईसी जो कंपोनेंट शॉर्ट उसको बाहर निकाला, फिर चेक किया पॉइंट पे पावर दिया तो आईसी हिट करेगी, तो ऐसी शॉर्ट मानी जाती है। बट अगर आईसी के अंदर कोई भी कंपोनेंट क्या हो गया, ओपन हो गया, तो ये कंपोनेंट जो है बाहर जो शॉर्ट बता रहे हैं इनपुट और आउटपुट सेक्शन में, वो आईसी काम नहीं करेगी। अब चेक करने के लिए भाई बीप तो ये करेगा नहीं, तो हम इसकी कर सकते हैं क्या, हॉट टेस्टिंग। हमको सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा। सर्किट का यूज कि भाई इस पे कितना वोल्टेज इन हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है तो आउटपुट में भी तो कुछ वोल्टेज निकल रहा होगा, या आउटपुट पावर नहीं तो डेटा आउटपुट होगा, तो हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज। ऐसे सिग्नल इन हो रहा है तो आउटपुट, डेटा आउटपुट, तो ये हम लोग चेक कर लेंगे। अगर मतलब इन हो रहा है और आउट नहीं हो रहा है, ऐसी ख़राब है ना, नहीं भाई यहाँ पर भी आईसी नहीं ख़राब है। आप कहोगे सर इनपुट तो हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा, तो फिर आईसी क्यों नहीं ख़राब है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनपुट और आउटपुट सही है बट इसको कंट्रोल करने वाले तो सीपीयू से जो आते हैं सिग्नल, और जब तक ये सिग्नल्स आईसी पे नहीं आएंगे तब तक ये आईसी आउटपुट डेटा या सिग्नल्स को नहीं करेगी या पावर को नहीं करेगी, और इनको हम लोग बोलते हैं क्या, EN सिग्नल। EN सिग्नल, अब EN सिग्नल को बोलते हैं इनेबल सिग्नल। क्या बोलते हैं, इनेबल सिग्नल। क्योंकि देखो वोल्टेज आ रहा है, आउट कब होगा, जब यहाँ से सिग्नल्स आएंगे इस आईसी के ऊपर,
कि भाई इस सेक्शन को, किस सेक्शन को कितना वोल्टेज जाना है, या डेटा आउट होना है, या सिग्नल्स आउट होने हैं, जब तक ये EN सिग्नल इस IC पे नहीं आएंगे तब तक डेटा या वोल्टेज या जो भी है सिग्नल्स आउट नहीं होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इनपुट चेक कर लेते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं और हम समझते हैं IC ख़राब है, IC चेंज कर देते हैं, बट हम कभी सिग्नल्स की लाइन वगैरह नहीं चेक कर सकते हैं, या इनके जो वोल्टेज आते हैं 1.8 वोल्टेज हो गया, 1.2 वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज हम कभी इनेबल सिग्नल को चेक ही नहीं करते हैं और हम कहते हैं IC ख़राब है। चलिए हम आप एक सर्किट पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्टम क्या है कि ये IC है, यहाँ पर एक सिस्टम बताया गया है कि भाई इस पर वोल्ट इन हो रही सप्लाई, वोल्ट इन हो रही कितनी, वोल्ट इन चार्जिंग की है तो 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो रही है, और यहाँ से आउट होगी बैटरी के लिए 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज। लेकिन इस IC पे इन आउट हमने जैसे चेक किया, इन हो रहा, आउट हमने चेक किया, आउट नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, IC को चेंज कर दिया। अरे भाई मैंने कभी ये भी तो नहीं देखा, देखो यहाँ पे लिखा CHGE इनेबल, जब तक ये सिग्नल्स पिन नंबर 6 पे नहीं आएगा तब तक ये वोल्ट यहाँ से आउट नहीं होगा। तो कई बार ये सिग्नल ब्रेक होने की वजह से या इसमें लाइन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होती है, IC परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है और हम लोग IC को चेंज कर देते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल्स आते हैं और IC जो है ख़राब होती है, लेकिन हर बार हर कंडीशन पे IC ख़राब नहीं होती है। तो जब भी कोई भी आप IC को चेक करें तो उसके एक बार आप सर्किट भी यूज़ करें, सर्किट में देखें कि भाई किस नंबर पिन पे उस पर या किस नंबर बॉल पे उसका इनेबल सिग्नल आ रहा है, या कौन सा कोई कंपोनेंट कोई बीच में तो नहीं लगा इनेबल के लिए। अगर इस तरीके से आप अगर रिपेयरिंग लाइन में अगर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो है काम में ये है कि आप परफेक्टनेस जो है ला सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू। नहीं लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसका पार्ट 2 चाहिए तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। आज हम लोग सभी लोग मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं, चाहे वो हमारे पास एंड्रॉयड का बोर्ड आए या फिर कीपैड का बोर्ड आए। बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट की जगह हम लोग जंपर लगाना ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। अब जंपर में क्या होता है कि कई बार जब हम जंपर लगाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से कंपोनेंट पे हमें जंपर लगाना है, कौन से कंपोनेंट पे जंपर नहीं लगाना है। अब हम जब लगा देते हैं तो कई बार हमारा बोर्ड भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आज हम काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में देने वाले हैं कि आप ये कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगे होते हैं, कैपेसिटर है, कॉइल है, रजिस्टर है, डायोड है, ये जो है आप कौन से कंपोनेंट को हटाकर जंपर लगा सकते हैं और कौन से कंपोनेंट को जंपर नहीं लगा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरे पास ये एक बोर्ड है और इसी बोर्ड पे हम लोग कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो कंपोनेंट हम लोग चेंज करते हैं, बदलते हैं या उखाड़ के फेंक देते हैं, जंपर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन ये ढूंढते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम सोल्यूशन ये ढूंढते हैं कि कंपोनेंट हमको लगाना ना पड़े और हम अपना जंपर से काम चला लें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जंपर। तो पहले इसको समझते हैं, जंपर क्यों लगाते हैं कि जब कहीं से कोई लाइन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जंपर लगाते हैं। जैसे माना कि एक ये आपके घर में जो है बल्ब है और इसकी अंडरग्राउंड वायरिंग है और ये बल्ब जो है तुम्हारा जो है प्रकाश देता है और यहाँ पर आपका स्विच लगा हुआ है। अब इसको ऑन करते हो। कट कई बार होता है अंडरग्राउंड वायरिंग में, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई और ये वायर जो है यहाँ से जो लाइन हो गई वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई इधर से। तो आपने क्या किया, उसको बनाने के लिए यहाँ से एक तार निकाला और सीधा जंपर यहाँ पे ऐसे तरीके से जंपर लगा दिया। अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि मोबाइल की मदरबोर्ड की जो पीसीबी होती है वो 7 लेयर्स पे होती है। तो सिर्फ हमें कंपोनेंट ही ऊपर दिखाई देती है, जबकि इनके कनेक्शन अंदर पीसीबी के लाइनिंग होती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। ओके, तो कई बार लाइन ब्रेक हो जाती है, इस वजह से हमें जंपर लगाने पड़ते हैं। अब बात आती है कि कई बार कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं, तो कंपोनेंट ख़राब होने की स्थिति में हम भी जंपर लगाते हैं। तो चलते हैं हम लोग कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये कुछ कंपोनेंट है कि जैसे हमारे पास भैया रजिस्टर है, कॉइल है, ये भी रजिस्टर है, कॉइल है, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं, रजिस्टर हैं, मॉसफेट है, डायोड है, फ्यूज़ हैं। ओके,
ट्रांजिस्टर हैं, जिनर डायोड है, नॉर्मल डायोड है। तो इन सभी डायोडों में या कंपोनेंटों में हम किन किन पे जंपर लगा सकते हैं। तो पहली बात तो ये चीज़ है, जैसे आप रजिस्टर है तो अगर आपका 100 ओम से कम रजिस्टर है तो आप इसको निकाल के जंपर लगा सकते हो, या ख़राब हो जाता है तो जंपर लगा सकते हो। कॉइल अगर नॉर्मली इस तरह की कॉइल मिल जाए तो आप जंपर लगा सकते हो, काम चलाने के लिए उसको ऑन हो जाएगा। बट यहीं पर अगर बूस्ट कॉइल है, जो गोल लगी होती है बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल को आप निकाल के जंपर नहीं लगा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। जब भी पावर आईसी वगैरह के पास में लगी रहती है जंपर, फ्यूज़ को आप निकाल के जंपर लगा सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हम जिनर डायोड को निकाल के जंपर लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिनर डायोड हमेशा उल्टा लगा होता है, तो इसको हम निकाल के जंपर नहीं लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि ये इसका सिस्टम क्या होता है, एक सिरा इसका प्लस से कनेक्टेड होता है और एक सिरा इसका माइनस से कनेक्टेड होता है। तो अगर हम इस तरह इसको ख़राब हो गया तो अगर जंपर लगाएंगे तो प्लस और माइनस की लाइन एक ही हो जाएगी, शॉर्ट बताएगा। ओके, ये पोलराइज कैपेसिटर है जिसका एक सिरा प्लस होता है और एक सिरा माइनस होता है, तो आप इसको भी जंपर नहीं लगा सकते। बट ये अब के फ़ोनों में ये अब आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं, मिलते नहीं मतलब कि। और अगर हम बात करें कि डायोड की, तो डायोड पे हम लोग जंपर लगा सकते हैं, रजिस्टर पर भी जो हाई वैल्यू के उस पर भी लगा सकते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि वो कंपोनेंट किस कंडीशन पे मदरबोर्ड पे लगा है, किस कंडीशन पे लगा है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कई सारे पार्ट लगे हैं, ये बूस्ट कॉइल है, इसको आप जंपर नहीं लगा सकते हो। ओके, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर एक मेरे सामने ये कंपोनेंट है, आप अगर ध्यान से देखिए, या नेटवर्क सेक्शन का, तो पहले तो आप उसको पहचानने में ही प्रॉब्लम करेंगे, अब ये लगा क्या है यार, ये इसमें जो है 8 जो है इसकी पिन है और 2 बगल से हैं। ये हम आपको बता दें, ये नेटवर्क सेक्शन में जो है RX और TX फ़िल्टर होता है, ये फ्रिक्वेंसी को फ़िल्टर करने का काम करता है। तो कई बार ये ख़राब हो जाता है, तो इसको हम निकाल के नॉर्मली इस तरीके से जंपर लगा सकते हैं। ओके, तो ये एक अच्छी सी ट्रिक थी जो मेरे पास सामने बोर्ड पे आ गई, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर ये इनकमिंग कॉल के टाइम प्रॉब्लम करें या आउटगोइंग कॉल के टाइम पर नेटवर्क प्रॉब्लम करें, तो इसको निकाल के आप डायरेक्टली जंपर लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर कॉइल लगी है, कैपेसिटर लगे हैं, हम कैपेसिटर पर भी क्या कर सकते हैं, जंपर लगा सकते हैं। ये कैपेसिटर है, ये इस पर भी लगा सकते हैं, डायोड पर भी हम लोग जंपर लगा सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन हमें समझना पड़ेगा। ये कंडीशन ये है कि अगर कैपेसिटर जो है सीरीज़ में लगा है या पैरेलल में लगा है, तो पहले उसको थोड़ा और डीपली हम समझते हैं। तो जो कंपोनेंट मोबाइल के मदरबोर्ड में लगे होते हैं, तो पहला क्रम होता है सीरीज़, सीरीज़ में कंपोनेंट लगे होते हैं। दूसरा होता है पैरेलल। तो सीरीज़ का मतलब प्लस सप्लाई, प्लस सप्लाई पे अगर आपका डायोड लगा है, एक डायोड लगा है, या फिर रजिस्टर लगा है, या फिर कैपेसिटर लगा है, तो इनको हम लोग निकाल के यहाँ पे D1 D2 रजिस्टर कैपेसिटर, तो अगर सीरीज़ सिरे पे लगा है, तो अगर ये कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है ये वाला, ओके, तो ये ख़राब हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उठा के जंपर इस कंपोनेंट पे लगा सकते हो। बट अगर यही रजिस्टर या कैपेसिटर या डायोड आपका पैरेलल क्रम में लगा है, यानी कि एक सिरा प्लस है और एक सिरा इसका माइनस है, तो यानी कि इसमें लगा है D R C कैपेसिटर, तो इस कंपोनेंट को हम हटा के बाहर तो कर सकते हैं, बट हम जंपर नहीं लगा सकते हैं, बाहर निकाल देंगे। अगर इसमें से एक आध कंपोनेंट ख़राब होता तब भी हमारा बोर्ड काम करता रहता है। तो अगर आप इससे अधिक और डीपली जाना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करिए कि सर और एंड्रॉयड के बोर्ड में हम कहाँ पर जंपर लगा के कौन कौन से कंपोनेंट जंपर लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम लोग एक करने वाले हैं डेड मोबाइल से डेटा रिकवर, जो कि सैमसंग का J2 है। और पहले हम कुछ चीज़ें आपको डिस्कस कर दें कि यहाँ से हम लोग किस तरीके से कितने टाइप से जो है डेटा रिकवर कर सकते हैं, और
कैसे कैसे स्टेप हैं और कैसे हम eMMC IC से जो फ़ोन डेड है उससे आज डेटा रिकवर करके आपको दिखाएंगे। ऑडियो, वीडियो, PDF फाइलें, डॉक्यूमेंट फाइलें, ये सारी की सारी चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। बट पहले हम इनके मेथड को जान लेते हैं कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि अपना डेटा हाल गैलरी में पासवर्ड लगा के रखते हो, बट प्रॉब्लम क्या, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के पास डेटा होता है इंपॉर्टेंट, जो कि फ़ोन डेड होने या ख़राब होने पर वो डेटा मिस हो जाता है। तो कई जगह पर अगर eMMC ऐसी अगर आपकी सही है या CPU ऐसी सही है तो हम डेटा को आसान तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और कुछ फ़ोनों में ऐसा होता है कि अगर ऐसी ख़राब होगी तो फिर हम डेटा रिकवर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बात करेंगे कि कौन कौन से मोबाइल से हम डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो पहला तरीका है हम eMMC IC से। तो यानी कि eMMC IC को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और U5 बॉक्स से हम लोग डेटा रिकवर कर सकते हैं। या EasyZTech एक बॉक्स आता है, उससे भी हम रिकवर कर सकते हैं। ओके। और अगर दूसरा तरीका जो है मदरबोर्ड स्वैपिंग करके, तो मदरबोर्ड स्वैपिंग से भी हम डेटा रिकवर करते हैं। बट मदरबोर्ड में ये होता है जैसे कि आप eMMC जो भी हम डेटा रिकवर करते हैं इस बॉक्स से, इसमें SMS, व्हाट्सअप, ये चैट जो है रिकवर नहीं होती है। अब चैट है, टेक्स्ट मैसेज हैं, ये नहीं होते रिकवर, क्योंकि ये होते हैं रिकवर बट ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जो सॉफ्टवेयर हैं भी जिन लोगों के पास, वो बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो डेटा ऑडियो, वीडियो में, इमेज में या फिर डॉक्यूमेंट पे या PDF फाइल पे है, तो वो डेटा हम eMMC से ईज़िली जो है रिकवर कर सकते हैं। और जिसमें अगर मैसेज वाली बात आ जाए तो हमको क्या करने पड़ते हैं कि CPU IC और eMMC IC बोर्ड से निकाल के सेम मॉडल के दूसरे मदरबोर्ड पे जो ऑन फ़ोन है उस पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा डेटा पूरा बाकायदे जो पासवर्ड है या तुम्हारा टेक्स्ट मैसेज है या चैटिंग है, वो पूरा का पूरा टोटली रिकवर हो जाता है। एक तो ये मेथड है। आज हम आपको ये वाले मेथड का प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि किस तरीके से हम जो है डेटा रिकवर कर सकते हैं ईज़िली तरीके से। ओके, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर पे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। तो फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे U5 बॉक्स है और बोर्ड है। बोर्ड पे मैंने IC को रिवॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अब हम अपने आते हैं कंप्यूटर पर और कंप्यूटर की स्क्रीन आपको शेयर करते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी आपको दिखाते हैं कि ये बॉक्स है और बॉक्स पे हेड लगा हुआ है। तो पहले हम हेड को बाहर निकालते हैं और ये IC है, BJ221 IC है, इसको हम हेड पे लगाते हैं। लगाने के बाद इसको इस तरीके से बंद कर लेते हैं और इसके बाद बॉक्स पे लगा देते हैं। ओके, बॉक्स पे लग गई। अब हम लोग अपने कंप्यूटर पे, ओके, तो हमारा ये eMMC टूल ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसकी IC कनेक्टेड है, तो पहले हम आइडेंटिफाई पे क्लिक करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई होके आ गया है और ये सैमसंग का एक मॉडल है SMJ200G 5.1.1 इसके अंदर वर्जन पड़ा है। ओके, अब हम आएंगे यूज़र एरिया पार्ट पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखा है यूज़र डेटा, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पर क्लिक कर देंगे। तो फाइल सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है खुल के आ जाएगा मीडिया वगैरह जो भी है इसके फ़ोन के अंदर, ऐप, डेटा जो भी है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि देखना है कि डेटा है कि वाकई में नहीं है इसके अंदर, चेक कर लेना। ये सारे फोल्डर खुल के आ गए हैं। मीडिया पे देखते हैं, तो मीडिया में DCIM जैसे फ़ोटो लोग रखते हैं, स्क्रीनशॉट, तो ये काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह यहाँ पर दिख रही हैं हमको। और थंबनेल्स में भी कुछ हैं, फेसबुक में काफ़ी सारी इमेज पड़ी हुई हैं। तो अपन को क्या करना है, या नीचे साइड देख रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इसके हम डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, न्यू फोल्डर। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम डेटा कवर। ओके, ये फ़ोल्डर बना दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करके यहाँ पे चालू कर दिया। तो जैसे ही आपने किया तैसे आप जस्ट देखिए कि नीचे की साइड में ये रीडिंग चलने लगी, डेटा रिकवर होना स्टार्ट हो गया है। और पूरा का पूरा डेटा जो है इस IC के अंदर जो भी है, जितने SMS हैं,
एसएमएस तो नहीं हो पाएंगे, बट उनके इनक्रिप्टेड फॉर्म की जो है लिंक्स वगैरह वो यहाँ पे आ जाएंगे। वीडियो है, ऑडियो है, फ़ोटोज़ हैं, पीडीएफ फाइलें हैं और एप्लीकेशन है जो एपीके फाइल होती हैं, वो सब के सब जो है रिकवर हो जाएंगे। तो चलिए, जैसे हम लोग यहाँ पर रिकवर हो रहा है तो उसको मिनिमाइज़ करते हैं और फ़ोल्डर पे देखते हैं। ये मैंने फ़ोल्डर बनाया था जस्ट अभी डेटा रिकवरी के अंदर, तो इसके अंदर चलते हैं और लॉस्ट एंड फाउंड कुछ भी नहीं निकला इसके अंदर। मीडिया में आते हैं, ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे खुल के आ रहे हैं, तो थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो डाउनलोड को देखते हैं, तो डाउनलोड में देखिए अभी एक वर्कशॉप पीडीएफ वगैरह, ये कई सारी देखो रीड हो रही हैं, फ़ोटो वगैरह भी रीड होके आ गई हैं। तो पीडीएफ हम एक ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पीडीएफ ओपन हो गई है, ओके, अच्छे तरीके से हो गया रिकवर। दूसरी पीडीएफ, ओके, ये भी रीड होके आ गई है। और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ये कोई गीत वगैरह है यहाँ पे। और थोड़ा बैक ले आते हैं, देखो ये जैसे जैसे व्हाट्सअप का डेटा आ रहा है रिकवर हो रहा है। DCIM में आ गए और थंबनेल पे 2-3 फ़ोटो पड़ी हैं, ओके, इस पर कुछ नहीं है। फेसबुक की ये सारी पूरी फ़ोटो जो है ये रिकवर हो गई हैं, ओके। इसके बाद हम लोग बैक आते हैं स्क्रीनशॉट पे, इस बंदे के स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो इस बंदे ने लिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रिकवर हुए हैं ये, ओके। इसके बाद आते हैं हम YouCam, इसके अंदर इसकी पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह रिकवर होके आ गई हैं। और अब हम लोग व्हाट्सअप थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट्सअप पे क्या है। ये देखिए चैटिंग रिकवर हुई है, बट ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग नॉर्मली सॉफ्टवेयर से नहीं ला सकते हैं। स्टेटस में देखिए आप जो है फ़ोटो वगैरह इनकी जो है व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह रीड होके आ गए। ये सब चीज़ें हैं, ये रिकवर हुए हैं आसान तरीके से, ओके। और वीडियो भी है शायद। कॉलेज की कैंटीन में फेमिनिज्म का नाम है, लड़कों की बराबरी कर ले, ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो वगैरह भी रिकवर हम लोगों ने कर लिए हैं, पीडीएफ फाइल हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियो, ओके। और भी देख सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं जो भी चीज़ें रिकवर हो रही हैं। बैक आते हैं, शेयर रेट वगैरह जैसे लोग यूज़ करते हैं, क्या है, मतलब जो भी डेटा इसके अंदर है वो सारा का सारा पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा अगर आप रिकवर करना चाहेंगे। और अगर आप सब चीज़ें प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली हम चीज़ें यहाँ पे सिखाते हैं आपको। और इंस्टाग्राम पे देखो भी कुछ फ़ोटो वगैरह इनकी पड़ी हुई हैं, ओके। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मली eMMC को U5 बॉक्स से कनेक्ट करके ईज़िली जो है डेटा रिकवर किया। और आप जैसे पूरा का पूरा जितना भी डेटा था वो सारा का सारा इस फोल्डर के अंदर है। पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियो हैं, रिंग टोन वगैरह जो हैं ये भी रिकवर होके आ गई हैं। और डाउनलोड में तो ऑलरेडी चेक ही कर चुके थे, और ये सब है। एक बार हम लोग देख लेते हैं प्ले लिस्ट वगैरह, नहीं है कुछ, पिक्चर्स, ओके, म्यूज़िक नहीं कुछ भी, एंड्रॉयड में देखिए ये सारे लिंक्स वगैरह हैं जितने भी हैं व्हाट्सएप वगैरह के, ये तो ये सब इनक्रिप्टेड कुछ फॉर्म में होता है डेटा। तो इसके लिए मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सैमसंग है, ओप्पो है, रियलमी है, MI है, इसको चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए कि सर आपने कहा था। बच्चे भी देखते हैं कि भाई किस लेवल पे वो काम कर रहा है, कि ऑन बोर्ड देते हैं, ऑन मोबाइल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। तो कई बार सिस्टम क्या होता है कि जैसे आप लोगों की कॉल आती है कि सर क्या क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते हैं, बोर्ड देते हैं या बोर्ड के अलग से पैसे पे पड़ते हैं, हमको लाना पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि हमारे पास ये वाला बैच फुल हो चुका है, तो न्यू बैच 15 सितंबर से है। आप सीट बुक कराएंगे, सीट बुक कराने के बाद ही यहाँ पे एडमिशन होगा, क्योंकि लड़के ज़्यादा हो जाते हैं, फिर दिक्कत मिलती, बैठाने की जगह नहीं रहती है, ओके। तो अब ये ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है कि हम सिखाते क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसे आप मेरे पास सीखने आएंगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जलती है, अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले जब हम सिखाते हैं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर का तो अलग सिस्टम है। तो यहाँ पर हम आपका मोबाइल तो लेते ही लेते हैं साथ में, मोबाइल प्लस लैपटॉप के बोर्ड प्लस टीवी प्लस SMPS
प्लस इन्वर्टर यानी कि प्लस सेटअप बॉक्स, ये सब हम लोग इनके बोर्ड पे एक्स्ट्रा आपको सिखाते हैं। जैसे आप यहाँ से जाने के बाद चार्जर है, इन्वर्टर है, एसएमपी अगर आप बनाना चाहते हैं सीसीटीवी कैमरा तो आप बना सकते हैं, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल की कि अगर मोबाइल की जो मदरबोर्ड हम पे काम कराते हैं तो सबसे पहले आपको हम लोग जियो फ़ोन देते हैं, ऑन मोबाइल देंगे। अब ऑन मोबाइल में क्या है कि सारी की सारी आईसियाँ जो हैं आपको मिल जाती हैं रिवॉल्व करने के लिए, कंपोनेंट निकालने के लिए, डिस्प्ले चेक वगैरह। सबसे पहले काम ही ऑन बोर्ड देंगे, इसमें आपको पावर भी आपको रिवॉल्व कराई जाएगी, पावर ऐसी भी, CPU, eMMC और WTR, ये ऐसे मिल जाती हैं। फिर हम आपको एक कीपैड फ़ोन देते हैं ऑन, कि भाई आप उसको ऑन करके आईसी निकाल के लगाइएगा। इसके बाद अब आता है हम लोग 4G पे, तो हम लोग 4G बोर्ड देते हैं, मोबाइल मतलब पूरे के पूरे मोबाइल। ठीक है, बेबे का भी थोड़ा दिखा दीजिएगा कैमरे में, ये कैसे, ये 4G बोर्ड है हम लोग। अरे हाँ खोल दो। इस पर आपकी प्रैक्टिस चलेगी, इस पर भी आपका काम चलेगा, इस पर आपकी ट्विस्टेड आईसियाँ, नॉर्मल आईसियाँ जो है उनको कैसे निकालना लगाना है। इसके बाद जब लास्ट स्टेज में आते हैं तो आपको फिर मिलते हैं जैसे ये 64 GB जैसे डुअल डेकर वगैरह CPU, सैमसंग के फ़ोन में आता है ना। ये सारे बोर्ड वगैरह हम लोग यहाँ से आपको खुद देते हैं। आपको जो है ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है कि सर बोर्ड देंगे या नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे खुद ही सारे स्टॉक रखते हैं, कहीं से अरेंज करते हैं। और पेस्टेड आईसीयू वाले बोर्ड जो हैं, कीपैड हैं, जियो हैं, और ये 4G वाले बोर्ड हैं, और ये पेस्टेड डुअल डेकर वाले बोर्ड, तो ये सारे के सारे जो है हम लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक की क्लास चलती है तो फिर सारे बोर्डों पे आप जैसे रखे भी हैं, आप अगर कैमरा थोड़ा घुमाइए पे दिखाइए इनको, ये सारे बोर्डों पे मतलब हम लोग एक्स्ट्रा ही सिखाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सर एक ही मोबाइल पे सिखाया, मोबाइल हमें बाहर से लाने पड़ रहे हैं या कहीं और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब चीज़ें नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि बोर्ड हम खुद ही देते हैं, हम बच्चे को देखते हैं कि भाई किस लेवल पे वो काम कर रहा है, जैसे उसका लेवल बढ़ा आगे हम तुरंत वहीं पे काम कर उसका आगे स्टेप बढ़ा दिया। अब ये नई सिस्टम है मेरे यहाँ की, जैसे कोई बंदा दुकानदार है जिसकी शॉप है 8-10 साल से, अब वो बंदा जब मेरे पास आया कि सर हम जंपरिंग तो कर ही लेते हैं, माइक्रो जंपर भी लगा लेते हैं, तो बंदा आईसी पे काम करता है, आईसी ने रिवॉल्व करके दिखा दी तो सारी ऑन बोर्ड दे दी, या ऑन बोर्ड पे सारी आईसी निकाल के लगा के ऑन करिए। ऑन करने के बाद जब सारे बोर्ड ऑन हो गए, जियो वाला दिया वो भी ऑन कर दिया, फिर हम आपको उसको ऑन बोर्ड ये जो हमारे पर रखे हैं ये ऑन बोर्ड देते हैं, ऑन मोबाइल। डिस्प्ले भले किसी में जो है टूटी हुई है बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बोर्ड ऑन करता है इसकी भी आईसी निकाल के। फिर इसके बाद हम लोग पेस्टेड आईसी के जो नॉर्मल बोर्ड है वो देते हैं इस स्टार्टिंग के लिए, ताकि प्रिंटेड वगैरह उखड़ जाते हैं, तो ये वाले जो पेस्टेड आईसी वाले बोर्ड है, जब ये पेस्टेड आईसी जब ओके कर लेता है बंदा, तो फिर हम नॉर्मली इन बोर्डों पे जो है चलाते हैं। जो सैमसंग है इनकी जो पेस्टेड आईसियाँ वगैरह हैं ये सैमसंग है, ओप्पो है, रियलमी है, MI है, टेक्नो है, बहुत सारे मॉडल हैं। जब ये हो गया तो फिर इसके बाद आता है हमारा डुअल डेकर वाला मैटर, कि डुअल डेकर बोर्ड पे आप किस तरीके से काम करेंगे। तो ये सब है प्रोसेस सिखाने का। तो आपको जो है बोर्ड वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से खुद ही प्रोवाइड करते हैं बोर्ड। अदर कहाँ पे क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस चीज़ को चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए कि सर आपने कहा था, और इसीलिए वीडियो भी शायद यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं हम सिखाएंगे बट बोर्ड नहीं देते हैं, बोर्ड के लिए अलग से चार्ज करते हैं कि भैया 1000 रुपये चार्ज करिए, 600 रुपये दीजिए, 500 का बोर्ड है, ये जितने का भी भाई हम आपसे फ़ीस ले रहे हैं तो इसी फीस में है ना सब कुछ। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है तो कॉन्टैक्ट करिए और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, किसी भी कंपनी का आता है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, MI, कोई भी कंपनी का फ़ोन आता है, अब उसको कहता है कि भैया इसमें लॉक लग गया है। कौन सा लॉक लग गया? एक तो पासवर्ड हो गया उसका, जो भी पासवर्ड लॉक लगता है, और या FRP लॉक हो गया, या MI अकाउंट लॉक हो गया। अब ये लॉक के लिए आपके पास कस्टमर ले आया फ़ोन, तो आपको ये पहले तो ये देखना है कि यार कि बंदा चोरा के तो नहीं किसी के लेके आ गया है। तो उससे आप क्या कहोगे, भैया आधार कार्ड एक लगेगा, ओके, उसका आधार कार्ड ले लीजिए जो बंदा लॉक खुलवाने आया है, और उसमें उसका नंबर लिख लीजिएगा, ओके। अगर चोरी का होगा तो कहते हैं चोर के पाँव हल्के होते हैं, तो उसका दिल की धड़कन है पहले भैया अभी कुछ देर में आते हैं, ठीक है, भाग जाएगा। और जिसका ओरिजिनल में कोई पासवर्ड वगैरह भूल गया है,
तो वो आपसे क्या कहेगा, भैया हम आधार कार्ड दे रहे हैं, हमारा ही फ़ोन है, हमारी बीबी का है, हमारी साली के घरवाली किसी का बताएगा, आधार कार्ड हम दे रहे हैं। अब आधार कार्ड आप उससे लेना बिल्कुल ना भूलें, आधार कार्ड लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे मान लो अभी हम लोग इसका देखेंगे MI 5A का जो है किस तरीके से इसको अनलॉक करते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि चोरी के फ़ोन के जो है पासवर्ड आपको नहीं खोलने हैं। ओके, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग एक दिन में। तो क्या है कि जब भी FRP लॉक या MI अकाउंट लॉक या पासवर्ड लॉक के लिए कोई बंदा आए तो उससे डायरेक्टली बात करिए कि भैया आधार कार्ड एक लगेगा। वो कह रहा भैया नहीं है, तो आप आगे लालच में भैया पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कर देंगे हम, कितना हम 2000 लेंगे, महंगा फ़ोन है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, आप डायरेक्टली उसको रिटर्न कर सकते हो। कस्टमर जा रहा है जाने तो ये मत सोचो, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको कितनी क्रिएट करेगा ये आप नहीं समझते हैं। ओके, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो चोरी के फ़ोन का नहीं करना, आधार कार्ड उससे मस्ट है। एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, उस पर नाम नंबर डेट वगैरह लिखते जाइएगा। एक फ़ाइल बना लीजिए, जितने बंदे अनलॉकिंग आते जाए वहाँ पे आपका आधार कार्ड ले लीजिए, उसका मोबाइल नंबर ले लीजिए, मॉडल आपने कौन सा अनलॉक किया था, कौन सी डेट को किया था, ये पूरा का पूरा आप एक उसी आधार कार्ड पर नीचे जो जगह होती है कॉपी लेना है, उस पर आप लिख के एक फ़ाइल में आप लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं यार, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जुनून बंदा आप काम कर रहे हो जुनून वाला। ओके, चलिए हम लोग इसका सीखेंगे अनलॉकिंग करना। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये MI का फ़ोन है। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पहले समझते हैं। जैसे हमने इसको नेक्स्ट किया, इसने कहा भैया लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज दे दिया इसको, इंडिया। हम लोग यहाँ पे क्या नेक्स्ट करते चले जाते हैं, कहता वाईफाई स्किप कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट स्किप सिम कार्ड, इंसर्ट, नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट मोर, जस्ट ए सेकेंड, कह रहा पासवर्ड में पासवर्ड लगाना ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आए, अब कह रहा भैया चालू होने के लिए, हमने जैसे इसको नेक्स्ट किया, ये फिर से वहीं पे आ जाता है जी। ओके, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये लिखा है सेटअप फ़ोन नॉट साइन इन, और ये फिर वहीं पे आ गया। मतलब प्रॉब्लम जहाँ पे था ये और पूरा करवाया इसने, फिर वहीं पे आ गया। मैंने कि फ़ोन लॉगिन नहीं होने दे रहा है, मतलब क्या है कि FRP लॉक की इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। FRP के बाद पता चलेगा इसके अंदर MI अकाउंट की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम देखिए एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है जी। ओके, अब हम लोग जो है अपने UMT डोंगल लगाएंगे और इसको जो है फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका EDL पॉइंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? EDL पॉइंट। तो गूगल क्रोम पे जाएंगे जैसे कि आप, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये MI 5A है, तो MI 5A आगे लिखेंगे EDL पॉइंट। जैसे हमने सर्च किया, सर्च होके आ गया EDL पॉइंट। देखिए ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को अगर हम सर्च देखेंगे, यहाँ पे दोनों को चिमटी से सॉर्ट कराएंगे, यानी कि अब मदरबोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट दिए गए हैं, ये मैच कर रहे हैं बोर्ड पे सीधा, ये वाले मैच कर रहे हैं ना जी, यही वाले पॉइंट। तो हमको क्या करना है, मोबाइल को ऑफ करना है, बैटरी कनेक्शन हटाना है, दोनों पॉइंट दबा के डाटा केबल लगाना है EDL पॉइंट के जरिए से। तो हम क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट ऑफ तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट बैटरी निकाल दे रहे हैं। ओके, तो बैटरी कनेक्शन ये हट गया। ओके, चार्जर हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, ऑफ है मोबाइल इस कंडीशन पे। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और डिवाइस मैनेजर में चेक करेंगे। कहाँ पे? डिवाइस मैनेजर पे, यानी कि ये टूल तो हमारा ऑलरेडी UMT का QC फायर खोला ही है। दिस PC मैनेज डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पर हमारा पोर्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पोर्ट बनना चाहिए। तो अब एक काम करिएगा, ये दोनों पॉइंट को आप सॉर्ट कराइए, टच कराइए इसको, दोनों पॉइंट इधर कर लीजिए थोड़ा, हाँ बस, दोनों पॉइंट को टच कराएंगे और तुरंत फ़ोन कनेक्ट होगा। आ गया, छोड़ दीजिए, ये टूल आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, टूल्स एंड FRP पे जाएंगे, रीड एंड टूल्स पे, और इसके बाद हम रीसेट FRP पे क्लिक करेंगे। फ़ोन भी हमारा कनेक्टेड है, यस। अब देखते हैं कि रीडिंग चल रही है, क्या बता रहा, हो पाता कि नहीं। पोर्ट उसने ले लिया है। ओके, लोडर एग्जीक्यूटिंग, ओके डन। अभी डिटेक्टिव चिप टाइप करेगा और हमें, हाँ ये आ गया। ये क्या लग के आ गया नीचे, रीसेटिंग FRP लॉक डन, आ गया कि नहीं आया? ओके, फिनिश हो गया और पोर्ट भी आपका हट गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जैक निकालते हैं और इसको देखते हैं कि वही प्रॉब्लम एग्जैक्ट है कि नहीं है। मॉडल नंबर हैं? मॉडल नंबर तो दिया नहीं, मॉडल नंबर देखिए यहाँ पे 5 कहीं दिया है,
नहीं, जैसे कि यहाँ सर नहीं वहाँ कोई जरूरत ये 5 दिया तो है जी यहाँ तो दिया है सर, वहाँ मतलब मॉडल नंबर सेलेक्ट करा वहाँ नहीं, वहाँ कुछ नहीं करना है, बस क्वालकॉम का फ़ोन है, बस मॉडल नंबर तेल बेचने जाए, कोई टेंशन नहीं है। अपने को बस इतनी इज्जत देना है, मॉडल नंबर को इज्जत नहीं देना है। चाइनीज़ कैटेगरी में आता है, CPU है इसका, थोड़ा टाइम लगेगा इसको खुलने में। ओके, तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। तब तक अब केबल भी लगा देते हैं, तो बैटरी लो है। प्रोसेसर वही CPU को वेलकम क्वालकॉम CPU, हाँ उसको कनेक्ट करने के तरीके। ये आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप, ये सारे एप्लीकेशन लोड हो रहे हैं। पासवर्ड में चाहिए नहीं, ओके नेक्स्ट। और वही इस स्क्रीन आ गई कि नहीं आ गई? चलिए हम ओके नेक्स्ट। और ये थोड़ा टाइम लगेगा, लोड हो रहा है। हो गया, इसी के अंदर MI काउंट नहीं लगा। तो एग्जैक्ट में आप लोगों ने देखा कि कैसे इसका FRP लॉक हटाया गया। प्रोसेस हमने समझा कि कैसे जो है क्वालकॉम CPU वाले जो हैं वो फ़ोन होते हैं, उन्हें कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट भी किया, प्रॉब्लम भी देखा और प्रॉब्लम को हम लोगों ने सही भी किया। समझ आगे बात नहीं आई? फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि मोबाइल ओवर हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर प्रॉब्लमें आती हैं, ओवर हीट करने लगता है फ़ोन। जब आप फ़ोन को चलाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं या फिर वीडियो देखते हैं उस कंडीशन पे, या आपने कहीं से फ़ोन रिपेयर कराया होता है कस्टमर ने, और कस्टमर का फ़ोन क्या करने लगता है, ओवर हीट करने लगता है। अब इसमें से जो टेक्नीशियन लोग हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है नहीं जानते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें जब नहीं जानते हैं और उसकी वजह से उनको एग्जैक्ट में प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आता कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। ओके, अब जबकि इस वीडियो को देखने के बाद वो आसान तरीके से कस्टमर के जो फ़ोन है ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है उसको सही कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कैसी आती है, जैसे कोई कस्टमर आया आपके पास, आपने कहा कि भैया इसका फ़ोल्डर ख़राब है और आपने फ़ोल्डर उसका चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद वो 2 दिन बाद आता है, बोलता है सर इसमें जो है आपने कॉम्बो चेंज किया था, फोल्डर चेंज किया था, ये फ़ोन ओवर हीट कर रहा है। और आप जब उसको चेक करते हो तो उसमें कोई भी सॉर्टिंग नहीं, कोई भी खराबी नहीं। आप कस्टमर को पैक करके देते हो, फिर कस्टमर जैसे फ़ोन को यूज़ करता है तैसे ओवर हीट होने लगता है। इस तरह की प्रॉब्लम है आपके शॉप पे आते हैं, या फिर आपने कोई भी फ़ोन जो है रिपेयर किया तो कई चीज़ें हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से आपका फ़ोन ओवर हीट होने लगता है। तो आज हम देखेंगे कि कई सारी प्रॉब्लम है जो ओवर हीटिंग की वजह से आती हैं। जैसे कि कभी कभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ही लिख के आने लगता है कि आपका फ़ोन ओवर हीट हो रहा है, आप इसको जो है सही करिएगा। कभी कभी एप्लीकेशन जो है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आने लगती है, फ़ोन आपका हीट करने लगता है। और कई बार क्या होता है कि आप जब वीडियो गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं और चार्जर भी इंसर्ट कर देते हैं तब भी आपका फ़ोन हीट होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हुई कि भाई फ़ोन आपका हीट हुआ, लेकिन अब बात ये है कि हमने भाई वीडियो प्ले ही किया, 10-5 मिनट ही देखा या कि वीडियो गेम खेला, 10-5 मिनट बाद ही फ़ोन आपका हीट होने लगा। तो उस कंडीशन पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो उसको समझने के लिए पहले हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे फ़ोल्डर चेंज करते हैं आप, तो फ़ोल्डर चेंज करने के बाद यहाँ पर नीचे इनके प्लेट लगी रहती है कॉपर की, आप उसको ध्यान नहीं देते हैं और आप वो ओरिजिनल फ़ोल्डर को आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं और जो मार्केट में जो फ़ोल्डर होता है उसको आप लगा देते हैं। उसके अंदर जो हीट सिंक होती है कॉपर की वो नहीं लगी होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे बोर्ड पे जो एक डिस्प्ले कॉम्बो पे
बोर्ड पे भी दिखाएंगे। इसके बाद जब हम लोग फ़ोन को ओपन करते हैं तो जब ओपन करने के टाइम अगर हमें आईसी पे काम करना है या कोई भी आईसी के आसपास कंपोनेंट सॉर्टिंग वगैरह चेक करनी है तो ऊपर जो ये लगी कॉपर की चादर टाइप की है, ये हीट सिंक होती है, इसको हम लोग बाहर निकाल के फेंक देते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो आईसी के ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये थर्मल पैड होता है। क्या होता है? थर्मल पैड आईसी के ऊपर से हटा देते हैं खोलने के टाइम पे, इसको हम लोग बोलते हैं हीट सिंक। हीट सिंक को हमने आईसी इसको निकाल के फेंक दिया, बाद में हमको जो है लगाना ही नहीं है। कई बार जैसे ये आईसी के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये थर्मल पेस्ट है, अब हालांकि कई फ़ोन के अंदर सॉर्टिंग के वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन आपका जो है शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, तो फ़ोन आपका हीट करता है। और कई बार जब आपका फ़ोन सही होता है, बल्कि सब कुछ सही है फिर भी फ़ोन आपका हीट कर रहा है, तो आप इन चीज़ों को चेक करिएगा। थर्मल पैड आईसी के ऊपर लगा होता है, हीट सिंक और थर्मल पेस्ट। तो आइए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं एग्जैक्ट में, कैसे आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर जैसे ये देखो सैमसंग का फ़ोन है, ओके, और इसकी आईसी के ऊपर देखो ये जो कॉपर की जो है प्लेट टाइप की लगी है, इसको हीट सिंक कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये हमारा थर्मल पेस्ट आता है इंजेक्शन में। जैसे हम लोग जब बीमार होते हैं तब इंजेक्शन लगता है, तो ऐसे ही हम लोग जब मोबाइल को सही करते हैं तो थर्मल पेस्ट, जब मोबाइल ओवर हीट करता है तब ये वाला इंजेक्शन लगाई जाती है। आईसी के ऊपर ये पेस्ट लगाया जाता है इंजेक्शन वाला, ये होता है थर्मल पैड, मार्केट में मिल जाता है। जैसे ये फ़ोन है तो इस फ़ोन के अंदर ये थर्मल पैड है, और आप लोग क्या करते हो, ये आईसी के ऊपर लगा रहता है, तो आप लोग क्या करते हो उसको बाहर निकाल के फेंक देते हो, तो आपका फ़ोन हीट करने लगता है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक वीवो का फ़ोन है, उस पर ये हीट सिंक लगी है। ये मेरे पास एक कॉम्बो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सैमसंग की रखी है कि ओरिजिनल कॉम्बो है। ओरिजिनल कॉम्बो में क्या है कि ये हीट सिंक यहाँ पर लगी हुई है। जब हम मार्केट से दूसरी कॉम्बो लेके आते हैं तो इसको हम फेंक देते हैं, और जो नई वाली लेके आते हैं उसमें ये नहीं लगा होता है, तो फ़ोन आपका हीट करने लगता है इसकी वजह से। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, इसको हीट करके आप निकालिए या फिर सर्जिकल ब्लेड से काट के निकाल के जो कॉम्बो मार्केट से लाए उसमें आप लगाइएगा। ऐसे आप कई जगह कई चीज़ों पे देख सकते हैं। देखिए आपके हीट सिंक है, ये हीट सिंक है। अब ये देखो इस वाले मदरबोर्ड में क्या है, इसके बैक पैनल में देखो हीट सिंक लगी हुई है। ये सैमसंग का फ़ोन है, इसके हीट सिंक लगी है। ये मदरबोर्ड है, देखो मदरबोर्ड में भी ये देखो वाइट कलर का जो ग्लू टाइप का लगा है, ये पेस्ट लगा है, ओके। कई जगह ये वाला पेस्ट लगाया जाता है, ये आपको ये भी देखने को मिलेगा थर्मल पेस्ट, ओके। तो जैसे जैसे अब जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉपर की जो है लगी हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको देखने को पड़ेंगी। कॉम्बो पे भी देखनी है, बैक कवर पे भी देखनी है, आईसी के ऊपर देखने हैं। यही सब चीज़ें आपको छोटी छोटी प्रॉब्लमों से आपको जो है बचाती हैं। और अगर आप कभी भी ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक बार इन सब चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा आप फ़ोन को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें जानकारी ही नहीं होती, हमें चेक क्या करना है एग्जैक्ट में, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हमारे लिए कि हम इनको रखें। हम लोग को मोबाइल खोला और सीधा इनको निकाल के फेंक दिया, ये हम लोग काम करते हैं। तो छोटी छोटी प्रॉब्लमें हैं, अगर आप इन सब चीज़ों से काम करेंगे बेटर तो अपनी शॉप पे आप अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।